हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये मैं सारा का सारा टॉपिक आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा। प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर होती हैं अमीनो एसिड्स की, यानी कि अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ये सेल में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इसके अलावा ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स से बनते हैं। प्रोटीन्स 50% ड्राई वेट रखती हैं हमारी बॉडी में। अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं। सेल के अंदर 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स जो हैं ये पाए जाते हैं। इसमें से 25 टाइप्स जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सेंसेस में, जबकि मोस्टली 20 इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सेंसेस में। अमीनो एसिड को देखें तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, जिसमें से ये NH2 अमीनो ग्रुप है और ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये R जो है ये रेडिकल ग्रुप है। यहाँ पे चेन लग सकती है CH2 CH3 या फिर एक CH3 कोई भी किसी किस्म की। अगर ये जो R है इसकी जगह CH3 लगाओ यहाँ पे तो एलानीन होता है अमीनो एसिड, उसको कहते हैं। जबकि अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन लगाओ तो ग्लाइसिन बन जाता है, जो कि एक अमीनो एसिड का नाम है। अब जो अमीनो एसिड की टाइप्स होती हैं ये बेस करती हैं कि किस किस्म का आर जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर हम दो अमीनो एसिड्स को मिलाएं कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये वाला OH, और इसका दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के जो हाइड्रोजन है, इन दोनों को हम मिलाएं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो तो हमारे पास ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये एक डाई पेप्टाइड होगा। ये इनमें से एक ग्लाइसिन है जबकि दूसरा एलानीन है। ये वाला एलानीन है, ये वाला ग्लाइसिन है। इन दोनों का हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जिससे हमारे पास ग्लाइसिल एलानीन बन गया, और चूंकि इसमें दो अमीनो एसिड्स हैं इसलिए ये डाईपेप्टाइड है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर दो अमीनो एसिड्स हो तो डाईपेप्टाइड, तीन हो तो ट्राईपेप्टाइड, और अगर बहुत सारे मिल जाएं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोज होता है सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के ऊपर। F. सेंगर जो था एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो है डिटरमिन किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड्स की। तो इंसुलिन और हेमोग्लोबिन की हम एग्जांपल लेते हैं। इंसुलिन जो है ये 51 अमीनो एसिड से बनी होती है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। इनमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम अल्फा चेन कहते हैं जिसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि दूसरी को हम बीटा चेन कहते हैं और उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों को हम प्लस करें 21 और 31 तो हमारे पास 51 अमीनो एसिड्स आते हैं। जो एक चेन होगी ना, जैसे ये एक अल्फा चेन है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये दोनों जो अल्फा चेन और बीटा चेन होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। हेमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फा चेन में जो दोनों हैं दोनों को मिला के 282 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और बीटा चेन जो दोनों हैं दोनों के अमीनो एसिड्स मिला के 292 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम इस चार में से किसी एक की बात कर रहे हो पॉलीपेप्टाइड चेन की तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ओवरऑल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम अगर सिर्फ एक चेन की बात करें तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अब एक प्रोटीन का साइज जो है ये डिपेंड करता है कि कितने अमीनो एसिड्स और कितनी टाइप्स को अमीनो एसिड्स उसमें पाए जाते हैं, और फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स भी इसी पे बेस करती हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है। और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बेस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA कौन से हैं, ठीक है। और अगर कोई भी अमीनो एसिड अपनी प्लेस जो है चेंज करता है तो प्रोटीन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने से रुक जाती है। मिसाल के तौर पे सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है कि बीटा चेन के 6th पोजीशन पर एक अमीनो एसिड जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का सारा मॉलिक्यूल सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैरी करने के काबिल ही नहीं रहता। क्योंकि आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो सिर्फ एक अमीनो एसिड वो भी 6th पोजीशन से बीटा चेन के अगर चेंज हो जाए तो वो ऑक्सीजन कैरी करने के सफिशिएंट काबिल ही नहीं रहता। बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये फ्लैट नहीं रहती।
ठीक है। और एक और बात कि ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेंटेन रहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, इसमें स्पाइरल फॉर्मेशन हो सकती है या बैक फोल्डिंग हो सकती है, ठीक है। और स्पाइरल फॉर्मेशन में यानी स्पाइरल बन जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, और स्पाइरल फॉर्मेशन में यूनिफॉर्म ज्योमेट्री होती है और इसके हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बैक फोल्डिंग में जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बैक फोल्डिंग हो जाती है और इसकी जो ज्योमेट्री है ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसमें यूनिफॉर्म होती है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड करें और फोल्ड करें इटसेल्फ तो ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्वस मीडियम में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यही वजह है कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन आयनिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से मेंटेन करता है। अगर हम मिसाल ये एक चेन की बात करें तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स अंदर होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है, और जो अमीनो एसिड सरफेस लेवल पे प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। बात कर लेते हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर की। इसमें होता क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये एग्रीगेट करती हैं और इकट्ठी मिल जाती हैं हाइड्रोजन आयनिक और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए, और ये मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेमोग्लोबिन जो कि कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी इसकी जो 4 चेन्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी ये जो 4 चेन्स हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये आपस में मिल के एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम सिर्फ एक चेन की बात करें, जो 4 छोड़ के सिर्फ एक की, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स आती हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स से बनती हैं जिनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो फिब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये एक्वस मीडिया यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और इलास्टिक होती हैं नेचर में, और ये स्ट्रक्चरल रोल होता है इनका सेल्स में और ऑर्गेनिजम्स में। मिसाल के तौर पे सिल्क फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मायोसिन है जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, फिब्रिन है कि जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और कैराटिन है जो कि नेल्स में प्रेजेंट होता है। ये सारी फिब्रस प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये स्फेरिकल होती हैं और एलिप्सोइडल होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मल्टीपल फोल्डिंग हुई होती है। ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन हो या फिर एसिड्स और बेसिस का सोल्यूशन हो या फिर अल्कोहल का सोल्यूशन हो एक्वस, और इन्हें हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और ये डिसऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर इसमें एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन आते हैं। ये सारी जो हैं इनके अंदर अगर हम इनका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करें या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें मिसाल के तौर पे, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो हमारे प्रोटीन्स का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।